गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं? उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे और एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट, इस टॉपिक को खत्म कर चुके हैं वर्णमाला का, और अब हम लेकर के आए हैं प्रैक्टिस सेट। जो वर्णमाला बहुत बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ाया गया है, उसी में से आपको प्रश्न बना करके हम दे रहे हैं, और इस प्रश्न को ही आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा। अगर आप दो वीडियो बहुत बेहतरीन तरीके से देखे हैं तो आप इस जो प्रश्न दिए इस प्रश्न को बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व कर लेंगे। तो इसमें एक पेज पर आपको 8 प्रश्न मिल रहा है। इस प्रश्न को आप सॉल्व करेंगे और उसका उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। स्टूडेंट, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सबसे पहले रेड बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और बेल आइकन दबा दें, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो आइए अब हम प्रश्न पर चलते हैं। दिया हुआ है, पहला नंबर प्रश्न दिया है, इनमें से कौन सा वर्ड स्वर नहीं है। तो आप जानते हैं स्वर और व्यंजन को बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको हम पढ़ा चुके हैं। स्वर क्या होते हैं, व्यंजन क्या होते हैं, अयोगवाह क्या होते हैं, अंतस्थ क्या होते हैं, आगस स्वर क्या होता है, ये सारा चीज आपको हम पढ़ा दिए हैं। तो स्वर क्या होते हैं? स्वर आप देखेंगे तो ये सभी व्यंजन है। यहाँ जो आपका दिया है ए नंबर ऑप्शन जो दिया है, यही आपका क्या है, स्वर है। अब आगे देखेंगे, दूसरा प्रश्न में देखेंगे, दिया है स्वर ध्वनि के प्रकार हैं। स्वर ध्वनि के इसमें से 4 ऑप्शन दिया है, कौन सा है जो स्वर ध्वनि का प्रकार है। तो इसमें से देखेंगे आपका जो स्वर ध्वनि का आपका प्रकार है, तो स्वर ध्वनि में आपके 3 होते हैं। एक होता है ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। ये 3 होते हैं स्वर ध्वनि के। तो देखेंगे आपका दीर्घ दिया है, प्लुत दिया है, ह्रस्व दिया है, तो आपका ये होगा डी नंबर। उपयुक्त तीनों होंगे आपके स्वर ध्वनि के प्रकार। तीसरा नंबर प्रश्न जब देखेंगे, इसमें दिया भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई है। तो भाषा की जो सार्थक लघुत्तम इकाई होती है वो आपकी ध्वनि होती है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा आपका ध्वनि। ध्वनि आपका इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला दिया है 4 नंबर प्रश्न दिया है, कह रहा किस शब्द में री स्वर नहीं है। तो आप जानते हैं री आपका ये होता है और जो उसका बनता है मात्रा ये होता है। तो किसी भी वर्ड के नीचे लगाया जाता है। तो आप देखेंगे दिया है कि किस शब्द में री का स्वर नहीं है, तो आपका डी नंबर ऑप्शन है। डी में आपका री स्वर का मात्रा नहीं दिया हुआ है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर डी नंबर होगा। 5वां नंबर प्रश्न में दिया हुआ है, तालव्य व्यंजन निम्न में से कौन है। यानी निम्न में से तालव्य व्यंजन कौन है, 4 ऑप्शन दिया है। तालव्य व्यंजन मतलब जब व्यंजन को बोलते हैं तो हमारी जीभ जो है वो तालु को टच करती है। तो तालव्य व्यंजन भी हम कल पढ़ा चुके हैं पिछले वीडियो में। तो आप देखेंगे च, छ, ज और झ, ये होते हैं तालव्य व्यंजन। जब भी इसको बोलेंगे तो आपका जीभ जो है तालु को टच करेगा। तो इस प्रश्न का सही बी नंबर ऑप्शन होगा। 6ठा नंबर प्रश्न देखेंगे, दिया हिंदी वर्णमाला में वर्ड कितने होते हैं। टोटल हम जोड़ करके आपको बताए थे, स्वर, व्यंजन, अयोगवाह और अंतस्थ व्यंजन, ये सभी को जोड़ करके आपको बताए थे 52 होते हैं। कितने होते हैं? 52। तो आपका इसमें सी नंबर ऑप्शन सही होगा। यानी प्रश्न नंबर 6 का सही जो उत्तर होगा सी नंबर, 52 वर्ड होते हैं। 7वां नंबर प्रश्न पढ़ेंगे, दिया है निम्नलिखित में से नासिक व्यंजन कौन सा है। तो नासिक व्यंजन का अर्थ होता है कि जो बोलते समय नाक से हवा बाहर आती है। तो क्या क्या होता है नासिक व्यंजन, देखेंगे आपका अंग होता है, और उसके बाद आपका इय होता है, अड़ होता है, न होता है, म होता है। ये 5 होते हैं आपके नासिक के व्यंजन। नासिक मतलब नाक से हवा बाहर आती है, तो ये होते हैं नासिक। तो देखेंगे इस प्रश्न का सही उत्तर आपका क्या है, बी नंबर ऑप्शन। यानी बी नंबर ऑप्शन इसका सही है, इय। 8वां नंबर प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित शब्दों में किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है। अब देखेंगे इसमें किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है। तो द्वित्व व्यंजन मतलब जो आधा होगा वही पूरा होगा, जो आधा होगा वही पूरा होगा। देखेंगे सी नंबर। सी नंबर ऑप्शन में आपका जो दिल्ली लिखा हुआ है वही आपका सही उत्तर होगा। 8वां प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 9 हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है। यहाँ ध्यान रखना है कि दीर्घ स्वर नहीं है पूछा है। कभी कभी बच्चे ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं कि ये मुझे क्वेश्चन आ रहा है, जिसके कारण वो गलती कर देते हैं। तो यहाँ दिया है, इसे विशेष ध्यान रखेंगे, नहीं है पूछा है। यहाँ पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है। तो दीर्घ मतलब होता है बड़ा, और इसमें मूल पूछा है। तो मूल आपका होता है आ और बड़ी ई और बड़ा ऊ, लेकिन ओ जो है ये मूल दीर्घ स्वर नहीं होता है। इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी, इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा। यानी ओ आपका मूल दीर्घ स्वर नहीं है। प्रश्न नंबर 10 में देखेंगे, दिया है हिंदी में ध्वनियां कितने प्रकार की होती हैं।
हिंदी में ध्वनियां कितने प्रकार की होती हैं, जिसके बारे में हम पिछली वीडियो में आपको पढ़ा चुके हैं पूरा विस्तार पूर्वक। तो वो वीडियो देखिए और देखने के बाद फिर ये टेस्ट दीजिए आप लोग। तो यहाँ दिया है हिंदी में ध्वनियां कितने प्रकार की होती हैं। तो हिंदी में जो ध्वनियां होती हैं वो 2 प्रकार की होती हैं। हिंदी में जो ध्वनियां होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं, 2 प्रकार की होती हैं। पिछले वीडियो में देखिए पूरा बताए हुए हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए 2। 11 नंबर प्रश्न में हम देखेंगे, दिया है मात्रा के आधार पर स्वर के कितने प्रकार होते हैं। मात्रा के आधार पर स्वर के कितने प्रकार होते हैं। तो मात्रा के आधार पर स्वर के 3 प्रकार होते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी नंबर। मात्रा के आधार पर स्वर के 3 प्रकार होते हैं। अगला दिया है 12 नंबर प्रश्न में दिया है जिह्वा। जिह्वा के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं। जिह्वा मतलब जीभ। जीभ के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं। तो जीभ के आधार पर स्वर के 3 भेद होते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी नंबर ऑप्शन, यानी जीभ के आधार पर स्वर के 3 भेद होते हैं। अगला प्रश्न है 13 नंबर में दिया हुआ है, एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं। जो एक से अधिक वर्ण मिलते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं। तो स्पष्ट रूप से हम बोल सकते हैं कि जो एक से अधिक वर्ण मिलते हैं तो उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। अब व्यंजन का क्या रूल होता है, कैसे हम कह सकते हैं व्यंजन कह सकते हैं जब एक से अधिक वर्ण मिलते हैं। क्योंकि आप अच्छी तरह जानते हैं जितने व्यंजन होते हैं वो अधूरे होते हैं। क से लेकर के ज्ञ तक जितने व्यंजन होते हैं वो टोटल होते हैं अधूरे। जब तक उसमें अ स्वर नहीं जुड़ता है तब तक वो होते हैं अधूरे। अगर अ स्वर जुड़ गया तब वो क पूरा बोला जाएगा। अगर अ स्वर नहीं जुड़ा है तो क पर हलंत लगेगा। यानी जो व्यंजन होता है वह स्वतंत्र ध्वनि नहीं होता है, वह किसी न किसी की सहायता से बोला जाता है। तो जिसकी सहायता से बोला जाता है वो अ है। तो सभी व्यंजन में अ स्वर जुड़ा होता है, तब हम उसका उच्चारण करते हैं या लिखते हैं। तो आगे दिया है, इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी व्यंजन। इस प्रश्न का यानी 13 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी व्यंजन। आगे दिया है 14 नंबर प्रश्न दिया है, छोटी ई बड़ी ई च छ ज झ इ आदि का उच्चारण किससे होता है। अब आप देखेंगे जो ऐसे ध्वनि हैं, यानी ध्वनियों की पहचान कैसे होती है, जीभ के आधार पर। जीभ ही है जो हमारी ध्वनियों को बताता है। अर्थात जीभ अगर तालु में सट रहा है तो वह वर्ड तालव्य हो जाएगा, दंत में सट रहा है तो दंत हो जाएगा, दंत और ओष्ठ दोनों में सट रहा है तो दंतोष्ठ हो जाएगा, अगर मूर्धा में सट रहा है तो मूर्धन्य हो जाएगा, कंठ से निकल रहा है तो कंठ हो जाएगा। तो यहाँ देखेंगे जब प्रोनाउंसिएशन करेंगे, जब बोलेंगे ई बड़ी च छ ज झ इ, जब हम बोल रहे हैं तो जीभ जो है तालु को टच कर रही है। यानी जब भी आप इसको बोलेंगे च छ ज झ इ छोटी बड़ी, तो जो जीभ है आपकी है वो तालु को टच करेगी। और जब तालु को टच करेगी तो वो कौन सा व्यंजन होगा, ये आपका होगा तालव्य। ये होगा तालव्य, यही है आपका तालव्य। यानी च छ ज झ इ और छोटी और बड़ी कुल मिलाकर ये है आपके तालव्य। क्योंकि जब हम इसका उच्चारण करते हैं तो जीभ हमारा तालु को टच करता है। प्रश्न नंबर 15 में देखेंगे, प्रश्न नंबर 15 में दिया हुआ है, निम्न में दीर्घ स्वर नहीं है। यानी यहाँ देखना है कि नहीं है, यहाँ दीर्घ स्वर नहीं पूछ रहा है, यहाँ पूछ रहा है निम्न में दीर्घ स्वर नहीं है। तो यहाँ दीर्घ स्वर जब पूछा है तो यहाँ कौन सा है दीर्घ स्वर नहीं। आप जानते हैं दीर्घ स्वर अ आ यानी छोटी ई को छुड़ा करके जो होते हैं वो सभी दीर्घ स्वर होते हैं। तो ये भी आपका दीर्घ स्वर है, ये भी आपका दीर्घ स्वर है, ये भी आपका दीर्घ स्वर है। ये तीनों आपके दीर्घ स्वर हैं। लेकिन यहाँ पूछ रहा है निम्न में दीर्घ स्वर नहीं है, तो छोटी ई आपका दीर्घ स्वर नहीं। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। निम्न में जब दीर्घ स्वर की बात आती है तो दीर्घ स्वर को बोलने के लिए अधिक समय लगता है, और जिसको बोलने में कम समय लगता है उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। जिसे बोलने में अधिक समय लगता है, ह्रस्व स्वर से दोगुना समय लगता है, उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। और जिसको बोलने में ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लगता है उसे प्लुत स्वर कहते हैं। तो जो ह्रस्व स्वर होते हैं कम समय लगता है, दीर्घ स्वर में ह्रस्व स्वर से 2 गुना और प्लुत स्वर में ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लगता है। तो जो प्लुत स्वर होता है वह आपका ओम होता है, क्योंकि ओम को जब बोलते हैं तो लॉन्ग टर्म होता है। जब भी हम बोलते हैं तो सांस लंबी लेते हैं। तो ये आपका हो गया, पिछली वीडियो में इसका भी वर्णन है। और 16 नंबर प्रश्न में दिया है, निम्न में से अंतस्थ व्यंजन कौन है। निम्न में से अंतस्थ व्यंजन कौन है। तो आप जानते हैं अंतस्थ व्यंजन,
तो जो अंतस्थ व्यंजन होते हैं वह अंतस्थ व्यंजन होते हैं य, र, ल, व। ये 4 होते हैं आपके अंतस्थ व्यंजन। ये इसे बोलते हैं हम अंतस्थ व्यंजन। तो इसमें जो अंतस्थ व्यंजन है वो आपका ये य, र, ल, व ही अंतस्थ व्यंजन है। ये होगा अंतस्थ व्यंजन। और जो ऊष्म व्यंजन है, ऊष्म व्यंजन वह होता आपका स, बड़ा स, पेटफरुआ स और ह। ये ऊष्म व्यंजन होता है। जब स, बड़ा स, पेटफरुआ स और ह को जब बोलते हैं, ये संघर्षी भी है। जब हम बोलते हैं तो जो हमारे मुंह से जो वायु आती है वो रगड़ खा करके आती है। तो किसी भी एग्जाम में पूछ सकता है ऊष्म व्यंजन क्या है या अंतस्थ व्यंजन क्या है, उसका एग्जाम्पल भी पूछ सकता है। तो ये आप याद कर लेंगे। 4 होते हैं, दोनों मिलाकर 8 होते हैं। 4 ये भी होते हैं और 4 ये भी होते हैं। तो इस प्रश्न में देखेंगे निम्न में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा पूछ रहा है, तो य, र, ल, व। तो आप देखेंगे इसमें दिया है पहला नंबर ऑप्शन ग, ज, व, स। तो ये आपका सी नंबर ऑप्शन सही हो क्योंकि व दिया है। इस प्रश्न का सी नंबर ऑप्शन सही है व। ये होते हैं अंतस्थ व्यंजन। 17 नंबर प्रश्न में देखेंगे दिया है निम्न में अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है। निम्न में अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है। तो जो अल्प प्राण व्यंजन होता है वो प्रत्येक वर्ग के, जैसे क वर्ग होता है, उसके बाद च वर्ग होता है, और प्रत्येक वर्ग में 5 व्यंजन होते हैं। तो प्रत्येक वर्ग का प्रथम, तृतीय और पंचम, प्रत्येक वर्ग का प्रथम वर्ण, तृतीय वर्ण और पंचम वर्ण आपका अल्प प्राण व्यंजन होता है। यानी प्रत्येक वर्ण जैसे क, ख, ग, घ, अंग, ये होता है आपका प्रथम वर्ण। तो इसमें प्रथम वर्ण क्या हो गया, क हो गया, और उसके बाद तृतीय वर्ण क्या होता है, ग हो गया, और पंचम क्या होता है, अंग हो गया। ये आपके होते हैं क्या, अल्प प्राण व्यंजन। यानी प्रत्येक वर्ग का प्रथम, तृतीय और पंचम जो वर्ण होते हैं वही होते हैं आपके अल्प प्राण व्यंजन। और जो महाप्राण होते हैं वो प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा महाप्राण होते हैं। तो इसमें दिया है आपका क्या, तो ग नंबर दिया है। इसमें देखेंगे तृतीय में ग आ गया है, तो ये आपका क्या है, अल्प प्राण व्यंजन। ये ग अल्प प्राण व्यंजन है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। 18 नंबर प्रश्न में देखेंगे दिया है निम्न में से घोष वर्ण कौन सा है। पूछ रहा है इसमें निम्न में से घोष वर्ण कौन सा है। तो घोष वर्ण के लिए स्पेशल वीडियो हमने कल बनाया है और उसमें आप देखेंगे जाकर के तो पूरा उसका वर्णन किया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। प्रश्न ए जो आपका घोष वर्ण है। आगे दिया काकल्य वर्ण कौन सा है। काकल्य वर्ण कौन सा है। काकल्य वर्ण का भी हमने पिछली वीडियो में वर्णन किया है। ये वीडियो बहुत ज्यादा लॉन्ग ना हो और समय के कारण ही हम आपको शॉर्ट में समझा रहे हैं, टेस्ट केवल करा रहे हैं। बाकी आप इसको सॉल्व करेंगे और पिछली वीडियो में पूरा उसको डिस्क्रिप्टिव बताए हुए हैं, विस्तार पूर्वक बताए हुए हैं, उसको वीडियो देखिए आप। तो काकल्य वर्ण कौन सा है, तो ये आपका सी नंबर होगा ह आपका जो होता है काकल्य वर्ण। ये बहुत सारे एग्जाम में पूछता है, एसएससी में, यूपीपी में, यूपीएसआई में, वीडियो में, ये सारे में ये प्रश्न आपका पूछता है क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। इसको आईपीओ लिख लीजिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो ये आपका होगा काकल्य वर्ण। ह जो होता है वो काकल्य वर्ण होता है। आगे दिया अंतस्थ और उष्म वर्ण कितने होते हैं। हमने आपको बताया अंतस्थ और उष्म। तो अंतस्थ आपका 4 है और आपका उष्म भी कितने हैं, 4 हैं। तो इस प्रश्न में कह रहा है कि अंतस्थ और उष्म व्यंजन, अंतस्थ की बात कर रहा है और उष्म वर्ण की बात कर रहा है। तो हमने अंतस्थ में आपको बताया य, र, ल, व। तो जो यहाँ दिख रहा है य, र, ल, व, ये आपके 4 हैं और ये आपके अंतस्थ हैं। और यहाँ आपका जो दिया है ये उष्म व्यंजन है। तो उसमें भी पूछा है तो स, ख, स, ह, ये आपके 4 हो गए और 4 जब जोड़ देंगे तो ये आपके 8 हो जाएंगे। तो यहाँ पूछा भी वही है, अंतस्थ और उष्म व्यंजन मिलाकर कितने होते हैं, तो टोटल होते हैं 8। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपका होगा बी नंबर ऑप्शन 8। बी नंबर ऑप्शन 8 होगा। तो स्टूडेंट अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें, बेल आइकन दबा दें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो इस चैनल पर आपको रीजनिंग का और हिंदी का क्लास चलता है जिसके माध्यम से आपको किसी भी एग्जाम जैसे यूपीएसआई, यूपी टेट, सुपर टेट और यूपीपी का, लेखपाल का, ये सारा आपका सिलेबस कंप्लीट कराया जाता है। तो आगे और प्रश्न हम देखेंगे। प्रश्न नंबर 21 में देखेंगे दिया हुआ है हिंदी भाषा में कुल कितने
वर्ड लिपियां होती हैं, यानी हिंदी भाषा में कुल कितने वर्ड लिपियां होती हैं। जैसे हमने आपको बताया था स्वर, व्यंजन, अयोगवा, आगत, अंतस्थ, उसमें ये सारा आपको बताया था, वो सभी मिलाकर के होते हैं आपके 52। यानी हिंदी भाषा में कुल 52 वर्ड होते हैं, 52 वर्ड लिपियां होती है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा आपका सी नंबर ऑप्शन 52। 22 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है स्पर्श व्यंजन, कंठ ध्वनि, अघोष और महाप्राण ध्वनि है। यानी इसमें से 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इन चारों ऑप्शन में से कह रहा है कि वह कौन सा ऐसा वर्ड है जो स्पर्श व्यंजन भी है, कंठ ध्वनि भी है, अघोष भी है और महाप्राण ध्वनि भी है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी ख। ख एक ऐसा ध्वनि है जो महाप्राण भी है, अघोष भी है, कंठ भी है और स्पर्श व्यंजन है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा आपका सी नंबर ऑप्शन ख। 23 नंबर प्रश्न में हम देखेंगे दिया हुआ दंत ओष्ठ ध्वनि कौन सी। दंत ओष्ठ मतलब उस वर्ण का उच्चारण करते समय हमारी जीभ दांत और ओठ दोनों को टच करेगी, तो ये होता है दंतोष्ठ। तो जैसे अब फ बोलेंगे, जब फ बोल रहे हैं तो हमारा ओठ ही केवल टच कर रहा है, य बोल रहे हैं तो जीभ हमारा ऊपर टच कर रही है, र बोल रहे हैं तो जीभ जो है कंपन करके बीच में रह जा रही है। उसी प्रकार व जब बोलेंगे तो हमारी जीभ जो है दांत को टच कर रही है और दोनों ओठ बंद हो जा रहे हैं, तो ये होता है दंतोष्ठ व्यंजन। इसको बोलते हैं दंतोष्ठ ध्वनि बोलें या व्यंजन बोलें। तो दंतोष्ठ ध्वनि आपका व है। इस प्रश्न का सही उत्तर आपका होगा ए नंबर, यानी व को जब भी हम उच्चारित करते हैं तो हमारी जीभ दांत को टच करती है और ओठ दोनों सट जाते हैं, तो इसलिए आपका ये दंतोष्ठ हुआ। दंतोष्ठ व होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा इस प्रश्न का। 24 नंबर प्रश्न जो पूछ रहा है इसमें कह रहा है हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं। हमने ऊष्म व्यंजन के बारे में 2-3 बार बता चुके हैं। ऊष्म व्यंजन वह होता है कि जब हम बोलते हैं तो हमारे मुंह से जो हवा निकलती है वो रगड़ खाकर बाहर निकलती है, तो वह ऊष्म व्यंजन कौन कौन होते हैं। तो ऊष्म व्यंजन जो होते हैं आपके स होते हैं, ख होते हैं, स होते हैं और ह होते हैं। क्योंकि जब भी इसका हम उच्चारण करते हैं अपने मुख से तो जो ध्वनि, जो हवा हमारे मुंह से निकलती है वो रगड़ खाते हुए बाहर निकलती है, उसे हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ऊष्म मतलब गर्म होता है, तो जब हम बोलेंगे उसको तो जो हवा निकलेगी, जो उच्चारण होगा वो रगड़ खाते हुए मुंह से जब बाहर निकलता है तो उसे हम ऊष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन बोलते हैं, जो स, ख, स और ह होता है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न दिया है निम्नलिखित में से पार्श्विक ध्वनि कौन सी है। निम्नलिखित में से पार्श्विक ध्वनि कौन सी है। तो एक ही होता है पार्श्विक ध्वनि जिसको बोलते हैं ल। ल आपका जो होता है वो पार्श्विक ध्वनि है। ल जो आपका होता है पार्श्विक ध्वनि है, जो इस प्रश्न का सही ऑप्शन आपका बी नंबर है। इस प्रश्न का सही ऑप्शन बी ल होगा। 26 नंबर प्रश्न में देखेंगे दिया हुआ निम्नलिखित में से कौन सा स्वर कंठ तालब्य है, अर्थात बोलते हैं आवाज कंठ से निकलती है लेकिन जीभ जो है तालु को टच करता है, इसको बोलते हैं कंठ तालब्य। यानी इसमें से 4 ऑप्शन दिया हुआ है और कह रहा है इसमें से कौन सा है जो कंठ और तालब्य है। तो जब बोलेंगे हम इस वर्ड में, इस चारों वर्ड में से जो ऐसा वर्ड है जो बोलेंगे तो जो मुंह से हवा निकलेगी, गले से आवाज निकलेगा, लेकिन जो हमारी जीभ है वो तालु को टच करेगी। जब तालु को टच करेगी और कंठ को टच करेगी जिसे हम बोलते हैं कंठ तालब्य। तो आपका बोल कर देख सकते हैं ई ये भी नहीं है, आ नहीं है, ओ नहीं है, ए। देखिए जब ए आप बोल रहे हैं तो आवाज जो है गले से आ रही है लेकिन जीभ हमारी तालु में टच कर रही है, तो इसे ही हम बोलते हैं ए, यानी इसे बोलते हैं हम कंठ तालब्य। ए एक ऐसा वर्ड है जो कंठ है और तालब्य है, दोनों है। बोलते हैं तो गले से भी आवाज आती ही है, गले से हवा बाहर आती ही है, लेकिन जो जीभ हमारी तालु को टच करती है, इसलिए इसे हम कंठ तालब्य बोलते हैं। इतिहासकारों ने या जो भी साहित्यकार थे उन्होंने इतने बेहतरीन ढंग से हिंदी वर्णमाला को बना दिया है कि कैसे कैसे हम बोलते हैं तो शुद्ध उच्चारण होता है, उसका बहुत ही बेहतरीन तरीके से इन्होंने बताया है। क्योंकि हम जो आपको पिछली वीडियो बनाए हैं और जो इस वीडियो बना रहे हैं टेक्स्ट का, ये बहुत आसानी से आप इसमें जब करेंगे अंतर करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कैसे क्या क्या है। क्योंकि बहुत सारा चीज है जो छूट जाता है, लोग पढ़ाते नहीं है। इस चीज को हम इसमें पिछले वीडियो में इंगित किए हैं और हर एक पॉइंट को इंगित किए हैं ताकि आप किसी भी प्रकार का एग्जाम दें उससे प्रश्न आपको मिल जाए। तो आगे और प्रश्न देखेंगे।
प्रश्न नंबर 27 में देखेंगे, दिया हुआ है महाप्राण ध्वनियां व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित है। यानी जो महाप्राण ध्वनियां होती हैं व्यंजन वर्ग, वर्ग जो होता है आपको हमने पहले बताया था, क वर्ग होता है, च वर्ग होता है, ट वर्ग होता है, त वर्ग होता है और प वर्ग होता है। ये आपके वर्ग होते हैं, 5 वर्ग होते हैं और प्रत्येक वर्ग में 5-5 व्यंजन होते हैं। तो यहाँ कह रहा है कि महाप्राण ध्वनियां, तो महाप्राण जो ध्वनियां होती हैं उसमें दूसरा और चौथा जो व्यंजन होता है वही आपका महाप्राण होता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा आपका प्रश्न सी नंबर। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी नंबर, दूसरा और चौथा। प्रत्येक वर्ग का जो दूसरा और चौथा जो व्यंजन होता है वही आपका होता है क्या, वही होता है आपका महाप्राण ध्वनि। ठीक है, तो अगला नंबर 28 नंबर देखेंगे, दिया है इनमें से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है। यानी इनमें से संयुक्त व्यंजन नहीं है। संयुक्त व्यंजन कौन कौन होता है, जो आपका छ होता है, त्र होता है, ज्ञ होता है और स्र होता है। ये आपके 4 होते हैं संयुक्त व्यंजन, जिसका मैं ट्रिक पिछली वीडियो में बता दिया हूं कि इसको कैसे याद करें, इसके विच्छेद में क्या क्या होता है। छ किस किस व्यंजन से मिलकर बना है, त्र किस किस व्यंजन से मिलकर बना है, ज्ञ किस किस व्यंजन से मिलकर बना है और स्र किस व्यंजन से मिलकर के बना है। तो इसका हम शॉर्ट ट्रिक भी बता दिए इस पिछली वीडियो में। ये आपका टेस्ट हो रहा है, तो इसमें पूछ रहा है कि इसमें ये आपके हैं क्या, संयुक्त व्यंजन है। इसमें पूछ रहा है कौन संयुक्त व्यंजन नहीं है, तो आपका छ दिया है, त्र दिया है, ज्ञ दिया और फ दिया है। तो इस प्रश्न का डी नंबर ऑप्शन सही होगा, क्योंकि यही आपका क्या है, ये फ जो है आपका वह संयुक्त व्यंजन नहीं है। और यह प्रश्न आपका वनरक्षक में आया हुआ है, वनरक्षक में भी आया है और बैंक में भी आया हुआ है। अगला नंबर जो प्रश्न है 29 नंबर प्रश्न में देखेंगे, दिया है किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु है। यहाँ कह रहा किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ है और तालु है, यानी जीभ जो है तालु पर टच करेगी और आवाज आपके कंठ से आएगा। तो कौन सा ऐसा 4 ऑप्शन दिया है, इस 4 ऑप्शन में कौन सा ऐसा वर्ड है जिसका जब उच्चारण करेंगे तो कंठ और तालु से आएगा। हमने एक क्वेश्चन कराया है, उस क्वेश्चन में ऑप्शन ए दिया हुआ था, तो ए भी आपका कंठ और तालु है और ए भी आपका कंठ और तालु है, क्योंकि बोलने में दोनों एक ही सहायक में है। तो ए और ए जो होता है वो कंठ और तालु से बोला जाता है। तो कंठ और तालव्य जिसको बोलते हैं कंठ और तालव्य, यानी कंठ और तालु, तो ए, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ए होगा आपका सही उत्तर। 30 नंबर प्रश्न में हम देखेंगे, दिया है कौन सा अमानक वर्ड है। अमानक मतलब जो वर्ड होते हैं आपके 52, उस 52 वर्ड में नहीं होता है, वो बनाया गया होता है किसी रूप में। तो जैसे आप देखेंगे ख भी एक मानक है, घ भी मानक है और म भी मानक, लेकिन भ जो दिया, भ दिया है और त दिया है, दोनों एक ही जुड़ा है। जैसे भक्ति में ऐसे लिखते हैं, तो जो आपका भ और त एक ही में दिया है, यही आपका अमानक वर्ड है, क्योंकि यह बनाया जाता है प्रोनाउंसिएशन करने के लिए, उच्चारण करने के लिए शब्द को यह बनाया जाता है, इसलिए यह आपका अमानक वर्ड है। तो स्टूडेंट, हमें उम्मीद है कि आपको ये पूरा 30 प्रश्न का जो प्रैक्टिस सेट चल रहा था वर्णमाला का, वो आप आसानी से इसको सॉल्व कर लिए होंगे। अगर जो भी प्रश्न इसमें आपको समझ में न आया हो, उस प्रश्न को कमेंट बॉक्स में लिखें, उस प्रश्न का तुरंत आपको रिप्लाई मिलेगा। और अगर इसमें किसी भी प्रकार की समस्या आती है, चाहे वह समझने में, चाहे वह आंसर को लिखने में, तो आप तुरंत कमेंट करें, उसका तुरंत आपको रिप्लाई मिलेगा। तो उम्मीद है कि ये पूरा प्रश्न आप समझ चुके हैं, और ऐसे ही आपको प्रत्येक चैप्टर का एक टेस्ट होगा, 30 प्रश्न का टेस्ट होगा। जैसे वर्णमाला हम आप खत्म किए हैं और उसके बाद आपको इसका टेस्ट करा दिए हैं। इससे आपका नॉलेज कितना हुआ, जो हमारे 2 से 3 वीडियो आप देखे हैं वर्णमाला का, उसमें कितना आपको नॉलेज हुआ, कितनी जानकारी हुई, उसी का आप टेस्ट देंगे। तो इस टेस्ट को देंगे और अपना नॉलेज खुद मूल्यांकन करेंगे कि आप कितना प्रश्न कर सकते हैं। जितने प्रश्न हम कराए हैं, आप किसी भी एग्जाम में जाएंगे देने, तो मेरी गारंटी है कि 15 से 20 क्वेश्चन मिलना है, 15 से 20 क्वेश्चन मिलना है। और इसी टाइप का प्रश्न पूछता भी है, क्योंकि हमने भी बहुत सारे एग्जाम को दिए हैं और उसमें देखे हैं कि ऐसे ही प्रश्न आते हैं। बहुत ही एनालिस करके इस प्रश्न को हम बनाए हैं, रिसर्च करके प्रश्न को हम बनाए हैं, ताकि आपको किसी न किसी एग्जाम में इसका मिल जाए और आप आसानी से करके आए। तो स्टूडेंट, अगर आपको और भी बहुत सारी वीडियो अगर देखना है, जीके की वीडियो देखना है, कंप्यूटर की वीडियो देखना है, तो आप हमारे आईटी ऑनलाइन एजुकेशन पर जा करके और वहां से बहुत सारा प्लेलिस्ट मिलेगा, उस प्लेलिस्ट से आप देख सकते हैं।
अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो फिर नए चैप्टर के साथ अगले दिन मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।